मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, जस्टिस कौंसिल पाटिल और हमारे पत्रकार के दोस्तों, ये जो बहुत ही अहम दो दिन का जो सम्मेलन हो रहा है 15-16 को, इसमें पहले तो हम विनती करते हैं कि आप लोग आएँ और न सिर्फ प्रोसीडिंग्स को कवर करें मगर देश से अलग अलग जो नुमाइंदे आएंगे वहाँ पे उनकी भी कहानियाँ आप अपने पत्रकारिता के जरिए पेश करें, क्योंकि संघर्ष हर जिले में हर तालुका में हो रहा है। दोस्तों, बार बार हम ये सुन रहे हैं, 1.5-2-2.5-3 सालों से हम सुन रहे हैं कि संविधान को बचाने का वक्त आ गया है। तो जब हम ये कहते हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि संविधान को बचाने का वक्त आ गया है, तो ये क्यों हमारे ऊपर ये नौबत आई है कि संविधान जो ये देश का, ये समाज का मूल अधिकार देने वाला एक कानून है, उनको बचाने का नौबत क्यों आई है? तो सबसे पहले हमें सरलता से ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली में और 11-12 राज्यों में, और अगर आप अलायंस पकड़ लो तो 17 राज्यों में ऐसी ताकतें हुकूमत में हैं जो बुनियादी स्तर पे संविधान को नकार रही है। ये ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और ये खुद नहीं संविधान में अपना विश्वास रखती है। उनके वेबसाइट पे चले जाए तो वो खुद कहती है कि संविधान को पलटाना और हिंदू राष्ट्र लाना हमारा फर्ज है। तो हम सबसे ये मन से कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखना भी गैर संवैधानिक है। ये संविधान, ये धर्मनिरपेक्ष हमारा जो समाज और राज्य बना हुआ है, वो धार्मिक आधार पे नागरिकता को नहीं मान्यता देता। हमारा संविधान बराबरी और समानता को मानते हुए मूल्य अधिकार देता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें देता है। सितंबर 10 को मोहन भागवत ने जो कहा, 2015 को गोविंद आचार्य ने जो कहा कि हम भारत के संविधान को बदलेंगे और ऐसा संविधान लाएंगे जो पूर्व पेटिका और परंपरा के मुताबिक संविधान। तो ये हम समझ लें कि कौन सी परंपरा की बात हो रही है, किस परंपरा की बात हो रही है। हमारे देश में एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कबीर, बासवना से 2 तरह की परंपराएं मजबूत है, ब्राह्मण की और श्रवण की। श्रवण की ताकत सवाल करने वाली, जाति व्यवस्था के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ। तो क्या ये जो मोहन पूर्व पेटिका और परंपरा का संविधान जो बनाया जा रहा है, वो किसके इथोस के बराबर लाया जा रहा है? ये सवाल हम सबसे पहले पूछने की ताकत रखें। BS मुंजे नाम के आदमी का नाम शायद आपको पता होगा। वो RSS के आइडियोलॉग थे, मुसोलिनी के कैंप्स घूम के आए थे और उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी डायरी लिखी थी। एक डायरी का मैं मिसाल देना चाहती हूँ, क्योंकि आज की, कल मैंने पढ़ा कि अमाद खान की भी हत्या किस तरह जैसलमेर के एक गांव में हुई। गाना गाने वाला फोक सिंगर जो जाके एक राजपूत इसमें गाना गा रहा था, उसको लिंच करके बुरी तरह मार के खत्म कर दिया। ये किससे खत्म नहीं हो रहे हैं, और हुकूमत में बैठे वाले वसुंधरा सिंधा, मोदी, कोविंद कोई बात इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। डर और नफरत सड़कों पे कायम है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये अधिवेशन और सम्मेलन से हमें ये कहना पड़ेगा कि निर्डर रहकर समानता और बराबरी का हक लेना हमारा संविधान हमें हक ये देता है, और ये हक आप नहीं छीन सकते। तो BS मुंजे ने लिखा था, वो जा रहे थे बिहार में, विभाजन और बंटवारे के दंगे हो चुके थे इस्लामपुर में, और वापस लौटते उन्होंने एक डायरी में लिखा, जो छपा भी है किताब में, और छपी हुई बात में आपसे कि बोले, डर, मृत्यु का डर सबसे बड़ा हथियार है हमारा। जब मुसलमानों ने आके उनके सामने हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर हम हिंदू बन के रहेंगे, तो मुंजे ने लिखा कि ये सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, और कुछ धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मृत्यु का डर आप पैदा कर दीजिए ताकि हर अपने लाइन पे आ जाए। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो इस तरह का इतिहास, मृत्यु का डर भरा इतिहास, नफरत का डर भरा इतिहास। ये ताकत ये देश को जोड़ने की काम नहीं कर रही है, बराबरी की बात नहीं कर रही है, सिर्फ देश को तोड़ने की और भय और नफरत फैलाने का काम कर रही है। साथ साथ यवतमाल में, विदर्भ में किसान नहीं,
किसान भी ये पेस्टिसाइड का काम नहीं करते क्योंकि उनको पता है ये पेस्टिसाइड खतरनाक है। तो किसान खेत मजदूर को, जो एकदम गरीब का गरीब तबका है, जो दलित और आदिवासी है, उसको पैसा देके पेस्टिसाइड का काम कापस में, सोयाबीन में और तुअर दाल में करवा रहा है, और उससे ये साल में कम से कम 45 लोगों की मौत हो चुकी। कौन है ये पेस्टिसाइड चलाने वाले कारखाने? क्या वो मालिक तक कानून पहुंचेगा या कोई बलि का बकरा चलाया जाएगा इधर उधर का? कल हमारे दोस्त आमिर रिजवी जाके वहां के युवतमल के डॉक्टर से मिल के आए और उनका बयान है कि किसान कोई पेस्टिसाइड नहीं चलाता क्योंकि किसान को पता है कि पेस्टिसाइड में जहर है। सदियों से पता है, 10 साल से पता है। पेस्टिसाइड चलाना है तो अब गरीब को पकड़ लो और वो गरीब मर रहा है। तो एक तरफ से धर्म के नाम पर एक नफरत और डर पैदा करना, और दूसरी तरफ से कंपनियों का राज चला करके खेत मजदूर, दलित, कामगारों के ऊपर इतना बड़ा हादसा ये सरकार कर रही है कि 150 साल से जो कामगारों ने हक मांग के लिए हैं वो ये सरकार पीछे लेने वाली है ताकि पूरा हक और अधिकार कंपनी के मालिक के हाथों में आ जाए। गुजरात मॉडल की सच्चाई आज मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को बताने की जरूरत नहीं है। पाटीदार कौम जो सदियों से आरएसएस का सपोर्टर है वही बता रहा है कि गुजरात मॉडल कितना फेक मॉडल है। पाटीदार युवकों को अगर रोजगार नहीं मिले तो वो तो मध्यम और ऊपरी तबके से हैं, तो नीचे तक तो रोजगार मिलना ही नहीं है। तो जॉबलेस ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, नो मैन्युफैक्चरिंग और लैंड ग्रैब। आखिरी बात मैं कहकर छोड़ दूंगी कि 10 साल इसके पहले वाली सरकार ने रहमत से नहीं मगर लोगों के संघर्ष की वजह से 5-6 ऐसे कानून दिए जिससे अधिकार, संवैधानिक अधिकार मजबूत हुए। उसमें माहिती अधिकार था, मनरेगा था, भूमि अधिकरण को लेकर 2013 का कानून था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जन अधिकार कानून था, राइट टू एजुकेशन था, और सबसे ज्यादा खाने का राइट टू फूड एक्ट। ये दसों कानून को पलटने का काम मोदी सरकार ने 2.5 साल में कर दिया। अक्टूबर 2014 में हम सब खुश हो गए कि विपक्ष एक होकर वो ऑर्डिनेंस को उन्होंने फटकारा, लैंड ऑर्डिनेंस। कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, बड़े ढीठ लोग हैं। 6 राज्यों में उन्होंने उससे और बदतर कानून महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, गुजरात में पास कर चुके हैं। तो ग्राम सभा को अभी अधिकार नहीं है कोई भी डेवलपमेंट प्लान को न करने का, और कॉम्पेंसेशन का अधिकार जो वो 2013 का कानून दे रहा था वो भी वापस ले चुके हैं ये 6 राज्य। तो साफ बात है कि जो ये सरकार और जो ये ताकत कर रही है वो आर्थिक रूप से एक्सट्रीम राइट विंग और धार्मिक सामाजिक रूप से एक्सट्रीम, दोनों चीज का खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसके खिलाफ साथ में मिलकर लड़ना आवश्यक है, नहीं तो ये देश एक नहीं रहेगा और न हम एक रह के सवाल उठा पाएंगे। पत्रकार और पत्रकारिता का क्या हाल है, मुझे लगता है हमसे अच्छा पत्रकार जानता है। जब हिंदुस्तान टाइम्स और टेलीग्राफ और एनडीटीवी 400-600 लोगों को बिना कोई नोटिस के निकाल देते हैं नौकरी से, हम ऐसे पत्रकार दोस्तों जानते हैं जो आज पान की दुकान पे काम करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन हमको समझना पड़ेगा। 20 साल पहले जब हम चंद लोग थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में नामंजूरी की। हम बीयूजे के जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त, 1983 की बात है। हम चंद लोग थे जिन्होंने 3 गुना तनख्वाह नहीं बढ़ा करके हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। हमने बोला हम खुश है, जितना कम दीजिए ठीक है, मगर हमको परमानेंट जॉब चाहिए, हमको पीएफ चाहिए। पत्रकार जब तक नहीं समझेगा कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब और आजादी ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच आर इंटरलिंक्ड, तब तक हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का मॉडल अभी सब जगह मॉडल बन चुका है। कोई भी बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को मजबूती नहीं रही है, और इसीलिए आप और हमारी नौकरियां बचा नहीं सकता कोई। गलती हम भी कर चुके हैं, बहुत लोग कर चुके हैं, पत्रकार तो सबसे बड़ा कर चुके हैं, क्योंकि पत्रकारिता की हाल क्या है कि आज अगर पत्रकार लिखना भी चाहे तो मालिक नहीं लिखने देगा, क्योंकि आज 545 जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें से 83% करोड़पति है,
और 83% करोड़पति में से दो तिहाई 2/3 माइनिंग कंपनी, टेलीविजन कंपनी और मोबाइल कंपनी के मालिक हैं। तो क्या वो पेस्टिसाइड की कहानी लिखेंगे? अहमद खान का मारने और मराने की कहानी लिखेंगे जब पूरे परिवार मुसलमान परिवार डांगतल गांव से भगा चुके हैं जैसलमेर जिले में? वो कहानी ये क्यों लिखेंगे? इसके बारे में क्यों सुनाएंगे? उनका तो मकसद ही कुछ और है। उन्होंने लोकशाही और लोकतंत्र को जकड़ के रखा। लोकशाही को आजाद करने का काम, संविधान को जिंदा करने का काम, ये काम करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया।